हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सीए इंटर ऑडिट के सभी स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस रिवीजन क्लास के अंदर। और इस रिवीजन क्लास के अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑडिट एविडेंस की रिवीजन। चलिए लेट अस स्टार्ट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, ये जो फाइल इस क्लिपिंग के अंदर यूज हो रही है ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। चले, ऑडिट एविडेंस समझने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना। मैंने पिछली रिवीजन में भी बताया था कि नॉर्मली ऑडिट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, जहां पर आप प्लानिंग करते हो कि क्लाइंट के वहां जाके करना क्या है, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। प्रोसीजर्स मतलब रैप एंड फैप, ठीक है जी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आते हैं कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। उसके बाद आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब एविडेंस। उस एविडेंस के बेसिस पे आप कंक्लूड करते हो और कंक्लूजन के बेसिस पे आप फिर ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देते हो। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, बॉक्स के अंदर बंद है, मतलब ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। आइए जी शुरू करते हैं ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑडिट एविडेंस क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये एविडेंस क्या है? ये मैंने कहा जी, ये एविडेंस है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो। कैसे कलेक्ट कर सकते हो? कैसे कलेक्ट करते हो? बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है जी, जिसके बेसिस पे अब आप कंक्लूड करोगे, यहां तक भी ठीक है, और उसी के बेसिस पर आप ओपिनियन दोगे। तो ये क्या है? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करके कलेक्ट की, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड करके अल्टीमेटली ओपिनियन देने वाले हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है जी? देखो जी, इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं। पहला, इंफॉर्मेशन एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और दूसरा इंफॉर्मेशन विच ऑथेंटिकेट सच अकाउंटिंग रिकॉर्ड। पहला, इंफॉर्मेशन एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लाइक इनवॉइसेस, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, लाइक लेजर, लाइक बैंक स्टेटमेंट। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। और फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, इसको ऑथेंटिकेट करने का काम करती है कि यस ये सही है। फॉर एग्जांपल, डेटर से आपकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग, जिसको पढ़ के आपको पता लगता है कि हाँ जी ये एंट्री हुई है, ठीक है जी। चले, फिर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस के ऊपर अगर आए तो एसए 200 इस बारे में बात करता है, जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर बताता है। कहता है जी, रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करता है? The reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence to reduce the audit risk to an acceptable low level। यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस कब प्राप्त करता है? जब ऑडिटर इस स्थिति में होता है कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर लेता है ताकि ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लाया जा सके। तो ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर मतलब रैप एंड फैप that are appropriate for the purpose of sufficient and appropriate audit evidence। मतलब दोबारा बोलिएगा, अगर मैं कहूं कि एसए 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना। परंतु ये रीजनेबल एश्योरेंस कब प्राप्त होती है? जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं ताकि वो ऑडिट रिस्क को रीजनेबल लेवल तक ला सके और रीजनेबल एश्योरेंस दे सके। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर को डिजाइन करने पड़ेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर इस तरीके से ताकि वो ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर सके, कंसिक्वेंटली ये जो रिस्क है एक्सेप्टेबल लो लेवल पे जा सके, कंसिक्वेंटली वो रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त प्रदान कर सके, ठीक है ना। चले, फिर audit evidence include both types of information that support and corroborate with the management's assertion। मतलब जो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई है इंफॉर्मेशन, वो उसको मेल खाता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है डेटर का बैलेंस है 10 करोड़, और आपने देखा अकाउंटिंग एंट्रीज चेक की या इनवॉइसेस चेक की तो 10 करोड़ परफेक्ट है। पर इसमें ये वो इंफॉर्मेशन भी आती है डेट कॉन्ट्राडिक्ट सच असर्शन। फॉर एग्जांपल, आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक डेटर का बैलेंस आ रहा है 1 करोड़, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाया, वो कहता है नहीं जी मेरा बैलेंस तो है 2 लाख। तो 1 करोड़ आपके बुक में आ रहा है, उसकी बुक में केवल 2 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये भी एक एविडेंस है
कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो एविडेंस में दोनों आते हैं, पहला जो कि मैनेजमेंट की द्वारा की गई एंट्रीज को सपोर्ट करते हैं और जो दूसरे उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है जी। इन एडिशन इन सम केसेस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो भी ऑडिट एविडेंस का काम करती है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट आपको स्टॉक ऑडिट नहीं करने दे रहा, स्टॉक की काउंटिंग नहीं करने दे रहा, ऑडिट एविडेंस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है जी मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। ये आपसे इंफॉर्मेशन बेस्ड में पूछ सकता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडिट वर्क इन ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। मतलब जो ज्यादातर ऑडिट में वक्त है जो ऑडिटर का, वो कहां पर जाता है, वो किन जगहों पर जाता है, तो मैं कह सकता हूं वो ज्यादातर वक्त जाता है obtaining the audit evidence and evaluating the audit evidence कि क्या वो sufficient and appropriate audit evidence है कि नहीं। क्या ये बात सही है या गलत है? The answer is बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The auditor uses various procedure, मतलब ऑडिटर डिफरेंट प्रोसीजर्स जब परफॉर्म करता है, किस लिए प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन या कि एविडेंस प्राप्त किए जा सके। कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है ऑडिटर? such as inspection, observation, confirmation, etc. in addition to the inquiry। तो ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना। तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ हिज वर्क कहां पर जाता है, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने में, उसके बाद उसे इवेल्युएट करने में कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी मेथड्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ जी, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने के। तो इस मेथड को, डिफरेंट मेथड्स को हमने कोड से समझा। I ऑब्जर्व द एक्सटर्नल रीपरफॉर्मेंस। I स्टैंड फॉर इंक्वायरी, अच्छा C स्टैंड फॉर इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी करना, मतलब विद इन द एंटिटी या फिर आउटसाइड द एंटिटी इंक्वायरी करना कि भाई कैसा है एंटिटी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। आगे फिर आता है कंप्यूटेशन, ये जो डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन हुई है, इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन, इसे चेक करना। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि सेल्स की फिगर अचानक बढ़ने लग गई है तो उसका एनालिसिस करना। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन दो तरीके का हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन और एक फिजिकल एसेट्स का इंस्पेक्शन। डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट से एंट्रीज को चेक करना, और फिजिकल इंस्पेक्शन का एसेट्स मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करना। फिर ICI ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब जब मैनेजमेंट अगर मान लीजिए स्टॉक की काउंटिंग कर रहा है तो आप खड़े होकर देखेंगे कि वो किस तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, और फिर है रीपरफॉर्मेंस, मतलब मैनेजमेंट ने अगर स्टॉक की काउंटिंग कर दी हो तो आप उसे कहो चल हट अब गड्डी तेरा पाई चलाएगा, मतलब एक बार आप भी परफॉर्म करके देखिएगा, आप भी स्टॉक काउंटिंग करके देखिएगा। तो ये एक एक पॉइंट को पकड़ा हुआ है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है और एसेट्स का भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद होता है रिकैलकुलेशन, तो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन उन्होंने की है, टैक्स की जो कैलकुलेशन की है, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन की है, उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करके देखना। एनालिटिकल प्रोसीजर, अचानक जंप आने लग गया किसी आइटम में तो देखो क्यों आ रहा है। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। सर एक जगह जब हमने किया था तो हमने कहा था कि इंक्वायरी विद इन द एंटिटी होती है, हाँ हमने कहा होगा विद इन द एंटिटी, बट जब हम ऐसे 315 कर रहे थे, जब हम एंटिटी के इन्वायरमेंट वगैरह को समझ रहे थे ना, तो ये है। तो यहाँ पर तो अभी डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्वायरी कैसे हो रही है, इंक्वायरी हो रही है विद इन और आउटसाइड दोनों जगह से हो रही है, ठीक है जी। चले फिर although इंक्वायरी में प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस, बट इंक्वायरी कभी अपने आप में कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रदान नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इंक्वायरी को बाकी जो आपके प्रोसीजर्स हैं उनके साथ में यूज किया जाना चाहिए, ठीक है ना। Thus, in respect of some matter, auditor may consider it necessary to obtain the written representation। मतलब कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसमें मैनेजमेंट से WR प्राप्त की जाएगी और TCWG से WR प्राप्त की जाएगी। Also, auditor may perform the other procedures such as inspection, etc. to obtain the sufficient and appropriate audit evidence।
मतलब खाली इंक्वायरी आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगी, इंक्वायरी के साथ में बाकी प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे सो एज टू गेट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैनेजमेंट जब काउंटिंग कर रहा है स्टॉक वगैरह की तो आप खड़े होकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब सामने वालों से, मतलब डेटर्स वगैरह से कंफर्मेशन लेना, और री परफॉर्मेंस मतलब एक बार खुद करके देखना। ठीक है जी। फिर आता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। व्हेन आई से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो दो शब्दों से मिलकर ये बना है। पहला शब्द है सफिशिएंट और दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है क्वांटिटी को, क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट डिनोट करता है क्वालिटी को। ठीक है जी। तो एप्रोप्रिएट जहां क्वालिटी को डिनोट करता है वहीं सफिशिएंट क्वांटिटी को डिनोट करता है। आई होप इससे आगे बढ़ सकते हैं हम। चले हाँ जी। तो ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी, अच्छा कोई एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं है ये ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा। चलिए इसके लिए डिफरेंट फैक्टर क्या है। सफिशिएंट किसको डिनोट करता है, क्वांटिटी को, ध्यान रखना। तो कौन से फैक्टर है जो कि डिनोट करेंगे कि हाँ जी सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर प्राप्त कर चुका है। पहला ऐसा फैक्टर है जो कि सफिशिएंसी को बताता है जिसका नाम है मेटीरियलिटी। जिसका नाम क्या है, मेटीरियलिटी। अच्छा जी मेटीरियलिटी क्या कहता है, आइएगा जी मेटीरियलिटी क्या कहता है देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लेस एविडेंस रिक्वायर्ड, कम एविडेंस चाहिए अगर ट्रांजैक्शन कम मेटीरियल है, मतलब अगर मेटीरियलिटी के लेवल को क्रॉस कम ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो कम एविडेंस चाहिए, बट ज्यादा अगर ट्रांजैक्शंस अगर मेटीरियलिटी के लेवल को क्रॉस कर रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एविडेंस चाहिए। ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेटीरियलिटी जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन आपके लेवल ऑफ मेटीरियलिटी को क्रॉस करेंगी उतनी ज्यादा चेकिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर मैं कहूं कि एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा लग रहा है तो ऑडिटर चेकिंग क्या करेगा, ज्यादा या कम, ज्यादा, और कम लग रहा है तो कम चेकिंग करेगा। ठीक है ना। तो सफिशिएंसी का ये भी एक मेजर है। अच्छा जी थर्ड, साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो जो सैंपल साइज उठाओगे आपको थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 ट्रांजैक्शन है तो 10-15 से काम बन जाएगा, बट 10,000 ट्रांजैक्शन है तो 10-15 से नहीं, कम से कम 200-300 तो उठानी चाहिए ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए। तो वही कह रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है आगे फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस की। हाँ जी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर्स ये हो सकते हैं विजुअल, मतलब आंखों देखी। फॉर एग्जांपल सामने आपके फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक हो रही है, ऑडिटर खड़ा होकर देख रहा है, दिस इज कॉल्ड विजुअल ऑडिट एविडेंस। फिर होते हैं ओरल, सुनी सुनाई। फॉर एग्जांपल जब आप इंक्वायरी कर रहे थे एंटिटी के अंदर या बाहर तो दिस इज कॉल्ड ओरल ऑडिट एविडेंस। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री, आपने इंस्पेक्शन जब किया मैं मिनट्स का, इनवॉइसेस का, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट होते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल, इंटरनल मतलब जो एंटिटी के अंदर ही जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस, सेल्स तो कंपनी कर रही है ना तो सेल्स इनवॉइस। सेकंड गुड्स रिसीव्ड नोट, क्योंकि वो भी एंटिटी जनरेट करेगी। अच्छा जो आप परचेज करते हो वो सामने वाली एंटिटी जनरेट करती है तो उसको मैंने यहां नहीं लिया, परचेज इनवॉइस एक्सटर्नल में आएगा। ठीक है ना। आगे देखो जी ऑडिट सिचुएशन, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द एविडेंस जो वो कलेक्ट करेगा वो कौन से होंगे, एंटिटी के इंटरनल नेचर के होंगे। ठीक है जी। सिंस विद रिगार्ड टू इंटरनल एविडेंस क्लाइंट एंड हिज स्टाफ हैव द कंट्रोल, क्योंकि वहां पर क्लाइंट और उसका स्टाफ के कंट्रोल में रहते हैं तो इसका मतलब छेड़छाड़ भी पॉसिबल है। यस छेड़छाड़ पॉसिबल है। तो इसलिए जब इंटरनल एविडेंस के ऊपर आप रिलाय करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना ऑडिटर, क्योंकि क्लाइंट और उसके स्टाफ के कंट्रोल में रहते हैं, इनवॉइसेस चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए एक्सटर्नल एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल हैं। क्यों, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आते हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, जो कि इंटरेस्टेड नहीं होंगे कहीं ना कहीं इस आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करने में। ठीक है ना। एज एन ऑर्डिनरी रूल
ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस, दोनों को मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल्स की फिगर को, जो आपके डेटर्स की फिगर है उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन से मैच करना जरूरी है। आगे, वेयर द एक्सटर्नल एविडेंस इज नॉट रेडिली अवेलेबल, ओहो, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरनल एविडेंस डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करके उन्हें कोलैबोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सेल्स इनवॉइसेस को गुड्स डिस्पैच नोट से मैच कराइए, देखिए क्या दोनों जितने सेल्स ऑर्डर आए हैं क्या उतनी ही गुड्स डिस्पैच हुई हैं कि नहीं, तो कोलैबोरेट करके दोनों को मैच कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। आगे फिर हमारा टॉपिक आता है रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। हाँ जी, ऑडिट एविडेंस कब रिलायबल ज्यादा माने जाएंगे? मैं कह सकता हूं जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स से प्राप्त होंगे तो वो ज्यादा रिलायबल माने जाएंगे एज कंपेयर टू जब इंटरनली अवेलेबल होंगे। दूसरी बात, जब वो मैं कहता हूं जब एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग होगा, इफेक्टिव होगा, तो जो एविडेंस जनरेट होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव माने जाएंगे, ज्यादा रिलायबल माने जाएंगे। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एविडेंस जो कि डायरेक्टली ऑडिटर कलेक्ट करेगा वो ज्यादा रिलायबल माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट के ऊपर शक है कि ये बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ फॉर्म में आपको दे रहे हैं और उसके अंदर कुछ चेंज है, तो फिर आप बैंक में जाकर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट का खुद प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा। सिमिलरली ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री नेचर के जो होंगे, लाइक पेपर वगैरह पे जो अवेलेबल होंगे, दे आर मोर रिलायबल देन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ओरली। सिमिलरली ऑडिट एविडेंस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे एज कंपेयर टू द फोटोकॉपियर। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट कहता है फ्यू अदर पॉइंट्स फॉर द ऑडिटर्स कंसिडरेशन। ऑडिट एविडेंस में कुछ और बातों का जिनका ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए रिलायबिलिटी के लिए। ऑडिट एविडेंस जो कि आपको प्रीवियस ऑडिट से मिले हुए हैं, क्या उन्हें भी आप लगातार इस साल में भी यूज कर सकते हो? हाँ, कर तो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या वो इस साल भी रेलेवेंट है या नहीं है। क्या वो इस साल रेलेवेंट है या नहीं है? जो पिछले साल के ऑडिट एविडेंस थे, पता लगा कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी चेंज हो चुका है, पता लगा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, तो फिर मतलब पिछले साल के एविडेंस के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए फिर। ठीक है ना। आगे फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है अदर पॉइंट्स के अंदर, द ऑडिट प्रोसीजर सच एज द इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन सम कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू इंक्वायरी। इंक्वायरी के साथ में इनको किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में यूज करना, और इनको जब आप यूज करते हो तो ये क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का काम करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर अप्लाइड बाय द ऑडिटर। मतलब खाली इंक्वायरी के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप एक डिफरेंट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनवा रहे हैं, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस वगैरह का, तब आप एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन दे आर कॉल्ड एज मोर रिलायबल। तो ये सारा पॉइंट किसका था? रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड हमने पहले कुछ पॉइंट पकड़े और फिर उसके बाद सम अदर पॉइंट पकड़े हमने रिलायबिलिटी से रिलेटेड ही। क्लियर हो गई इतनी बात? चले जी। उसके बाद मेरा टॉपिक आता है डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ जी, ये टॉपिक क्या कहता है, चलिए देखना शुरू करते हैं जी। हमने अभी तक समझा कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक रैप और एक फैप। रैप की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम रिवीजन में ऐसे 315 वगैरह में कर चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल वगैरह में। यहां पर होता क्या है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से मीटिंग कर एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में और उसके इंटरनल कंट्रोल वगैरह के बारे में पता करता है। उसके बाद आता है फैप। फैप के अंदर आते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर, जिन्हें टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। यहां पर ऑडिटर इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल पता करता है कि कंट्रोल है और हैं तो एग्जिस्ट करते हैं। चले, उसके बाद आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो तरीके की चीजें आती हैं, एक आता है एनालिटिकल प्रोसीजर और एक आता है एक होता है खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब जहां पर आप ट्रांजैक्शंस वगैरह को चेक करते हो जो कि आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डिस्क्लोजर्स के रूप में आई हैं।
तो पढ़िएगा, रैप refers to the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment including the internal control system, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि इन सब चीजों को समझ के ऑडिटर को क्या समझ आता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल का है। फिर आते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले आता है कंप्लायंस या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इवेल्युएट करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल है तो कैसा है। आगे फिर आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को वाउचर्स वगैरह के थ्रू चेक किया जाता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, अकाउंट बैलेंसेस चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, या डिस्क्लोजर चाहे वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो। और दूसरे आते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, अगर कोई आइटम के अंदर शफलिंग हुई है, चेंज हुआ है, तो उसको चेक किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है मेरा अगला टॉपिक कॉल्ड एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब क्या है, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑडिटर हैं आप, और कंस्ट्रक्शन कंपनी कह रही है कि ये हमारा प्रोजेक्ट 40% कंप्लीट हो गया है, तो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगाएंगे, उसके अनुसार अकाउंटिंग करेंगे, तो एंटिटी के कहने पर 40% कंप्लीट मान लेंगे, या फिर आप पहले रीचेक करेंगे। अच्छा, आपके अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है कि आप कंस्ट्रक्शन कितना कंप्लीट हुआ है ये पता लगा सके? नहीं, आपको ये नॉलेज नहीं दी गई, क्योंकि ये नॉलेज तो इंजीनियर्स के पास होती है। वो भी कौन से इंजीनियर? सिविल इंजीनियर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सही में कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसके लिए आपको किसी सिविल इंजीनियर के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल हाँ। अब ये जो सिविल इंजीनियर है कौन है? इसे कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। तो इसे मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया एक्सपर्ट। अच्छा, अब ये एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट ने अपनी अकाउंटिंग की है। अब ऑडिटर उसके द्वारा दिए गए इशू किए गए सर्टिफिकेट को यूज करने जा रहा है। यानी कि एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन पोसेसिंग द एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग हुज वर्क in that field is used by the entity in preparing the financial statement। अब ऑडिटर तुम्हारा रोल क्या है? जब तुम इसके द्वारा किए गए काम पे रिलाई करते हो तो तुम्हें कुछ चीजें देखनी चाहिए। पहला, इवेल्युएट द कॉम्पिटेंसी। व्हेन आई से कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब है इसकी डिग्री वगैरह देख लो। सिविल ही है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिविल इंजीनियर, मशीन वगैरह का होगा तो मैकेनिकल इंजीनियर। तो प्लीज चेक कर लेना। आके कैपेबिलिटी मतलब इसका एक्सपीरियंस, एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट का रिलेटिव है, वो तो कुछ भी रिपोर्ट बना देगा। सेकंड, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, मतलब जो भी उस एक्सपर्ट ने रिपोर्ट बनाई है प्लीज उस रिपोर्ट को गो थ्रू कर लीजिए। थर्ड, इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क एज अ ऑडिट एविडेंस। आप देखिए क्या उसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को आप ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं या नहीं। मतलब रिपोर्ट का कंटेंट पढ़िए कि साफ साफ है या आपके काम को आसान कर रहा है या नहीं, क्लियर कट बता रहा है कि कितने % कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो प्लीज ये देख लीजिएगा। फिर आता है जी इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। इनकंसिस्टेंसी और द डाउट over the reliability of the audit evidence। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है इनकंसिस्टेंसी का? मतलब जब मैं क्लाइंट की बुक देख रहा था तो वहां मेरा एक डेटर था जिसका नाम था नथु, जिसका बैलेंस दिखा रहा था 5 लाख। मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाया तो नथु की बुक में मेरा ड्यू टू क्लाइंट आ रहा है केवल 10,000। तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों एविडेंस आपस में मैच नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो दिस इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंसी। फिर मैंने कहा जी अगेन, अ क्लाइंट को एक लेटर रिसीव हुआ किससे? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लेटर लेकर ऑडिटर पहुंचा पहले टीसीडब्ल्यूजी के पास। उसने कहा जी ज्यादा सीरियस नहीं है। मैनेजमेंट के पास पहुंचा, उसने कहा जी बहुत सीरियस है। यानी कि दोनों के जवाब ही आपस में मैच नहीं कर रहे। अगेन दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस प्राप्त करता है डिफरेंट सोर्सेस से या डिफरेंट नेचर के, और सिचुएशन क्या बनती है कि जो एक सोर्स से प्राप्त किया गया ऑडिट एविडेंस है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। या फिर जब रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी, जब आपने इंक्वायरी सामने रखी टीसीडब्ल्यूजी से, तो जो उनका रिप्लाई था वो बिल्कुल डिफरेंट था ऑफ द इंक्वायरी मेड बाय द मैनेजमेंट, देन दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि भाई कौन सी बात सही है। ठीक हो गई इतनी बात इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी।
चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आता है एसए 505, एसए 505, जिसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी देती है किसको? ऑडिटर को। कैसे देती है? डायरेक्टली देती है या क्लाइंट को? नहीं, डायरेक्टली टू द ऑडिटर। यानी कि थर्ड पार्टी जब ऑडिटर को डायरेक्टली कोई रिप्लाई करती है रिटन फॉर्म में, यानी कि पेपर में भी हो सकता है और ईमेल वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या है? देखो, बड़ी सीधी सी बात है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है तो सबसे पहले डिटरमाइन करो कि क्या कंफर्म कराना है। मान लीजिए आपने बैलेंस कंफर्म कराना है। अच्छा, फिर सिलेक्शन करो कि किस पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन करवाना है। फिर डिजाइन करो रिक्वेस्ट को, ढंग से डिजाइन करो रिक्वेस्ट को, क्योंकि तुम उससे काम करवाना चाह रहे हो। फिर उसके बाद सेंड करो रिक्वेस्ट को कि हाँ जी ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मुझे रिप्लाई कर दीजिए। तो ले देकर मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन, फॉर एग्जांपल, मैं एज एन ऑडिटर क्लाइंट को कहता हूं, क्लाइंट के डेटर को कहता हूं कि आपका बैलेंस मेरे क्लाइंट की बुक में 1 लाख रुपए है, प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि रिप्लाई करना जरूरी है, तभी पता लगेगा एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो? अगर कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे को हमेशा डाउट रहेगा? यस, क्योंकि बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सच है या गलत है। एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन। मैंने कहा जी आपका बैलेंस मेरे क्लाइंट की बुक में 1 लाख रुपए है, मुझे रिप्लाई केवल तभी करना जब आपको लगे कि हाँ जी ये बैलेंस आपकी बुक में अलग है। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि केवल डिसएग्री के केस में ही रिप्लाई होगा? यस। परंतु अगर कोई नहीं रिप्लाई आया तो इसका मतलब है सब कुछ ओके तो है, पर यह भी तो हो सकता है कि बंदा आलस के कारण नहीं कर रहा रिप्लाई। तो शक तो रहेगा ना? बिल्कुल शक रहेगा। अच्छा, पॉजिटिव कंफर्मेशन में अगर रिप्लाई नहीं आता तो क्या होना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं कि जी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि भाई कितना बैलेंसेस है, जरा चेक कर लो यहां पर, क्योंकि रिप्लाई जरूरी है। अब ये कब यूज किया जाता है पॉजिटिव कंफर्मेशन? जब हाई अकाउंट बैलेंसेस का आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहते हैं, जब बड़े बड़े डेटर्स को आप कंफर्म करवाना चाहते हैं, तो फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए। बट नेगेटिव कंफर्मेशन मैं कह सकता हूं जब लो बैलेंसेस, छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, छोटे छोटे डेटर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो भी आप नेगेटिव कंफर्मेशन को अप्लाई कर सकते हो। मगर कहां पे पॉजिटिव एप्लीकेशन लगाना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन, और कहां पर नेगेटिव, ये सब ऑडिटर डिसाइड करेगा। मतलब इट इज अ मैटर ऑफ हिज प्रोफेशनल जजमेंट। एक सवाल यहां पर यह आता है कि सर थर्ड पार्टी क्यों रिप्लाई करेगी ऑडिटर को? तो देखो जी स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑडिटर क्लाइंट के पास जाएगा, उसे कहेगा कि देखो जी मुझे चाहिए कंफर्मेशन। अब क्लाइंट से कंसेंट लेगा, कंसेंट लेने के बाद ऑडिटर थर्ड पार्टी को फिर एक लेटर लिखेगा और थर्ड पार्टी उस लेटर का रिप्लाई रिटर्न में करेगी ऑडिटर को। ठीक है ना? अब थर्ड पार्टी क्यों लेटर का रिप्लाई करेगी? क्योंकि थर्ड पार्टी को पहले कौन कहेगा? क्लाइंट कह देगा कि सर ये जो पूछेगा उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। अब सवाल उठा, सर क्लाइंट ये भी तो कह सकता है कि गलत रिप्लाई कर देना, तो फिर वो भी फंसेगी फ्रॉड के केस में। तो ऐसा क्यों करना चाहेगा कोई? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? वो कंफर्मेशन, वो एविडेंस जो कि डायरेक्टली ऑडिटर को मिला है, किससे? थर्ड पार्टी से। ठीक है जी, पेपर फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी। रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, यस। किसको रिस्पॉन्ड करेगी? ऑडिटर को, इंडिकेट करते हुए कि वेदर कंफर्मिंग पार्टी एग्री कर रही है या डिसएग्री कर रही है विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। कि मतलब आपका बैलेंस यही है या नहीं है, प्लीज आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन। फिर क्या आता है जी? नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन कब किया जाता है? जब ऑडिटर कहता है कि आप रिप्लाई केवल तब कीजिएगा जब आप डिसएग्री कर रहे हैं। मतलब अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, परंतु जब आप डिसएग्री कर रहे हैं तो प्लीज आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना?
फिर अगला है नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स मतलब आपने पूछा, सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया, तो फिर तो इसका मतलब नो रिस्पॉन्स। और एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब इनकंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में रामलाल का बैलेंस आ रहा है क्लाइंट की बुक में 10 लाख, और रामलाल की बुक में आपका क्लाइंट आ रहा है 50 लाख, तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी या फिर एक्सेप्शन। क्या कहते हैं इसे? एक्सेप्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। आगे फिर आता है मेरे पास प्रोसीजर ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया डीएस। डीएस डी मतलब सबसे पहले डिटरमाइन कीजिए किस पार्टी से कंफर्मेशन लेना है, सिलेक्ट कीजिए, सॉरी डिटरमाइन कीजिए कि क्या चीज कंफर्म लेनी है, क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म लेनी है। फिर सिलेक्ट कीजिए उस कंफर्मेशन पार्टी से जिससे, उस पार्टी से जिससे कंफर्मेशन लेनी है। फिर डिजाइन कीजिए रिक्वेस्ट को, और एस का मतलब सेंड कीजिए रिक्वेस्ट को। ठीक है जी। आगे मैं कहता हूं अगर मैनेजमेंट मना कर देता है ऑडिटर को कि जी आप कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे कस्टमर से इस तरीके से मत लीजिए, तो फिर ऑडिटर तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? सबसे पहले अगर मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी कीजिए कि मैनेजमेंट भाई तू मुझे केवल ये बता दे कि तू मुझे क्यों नहीं पूछने दे रहा। अब शायद मैनेजमेंट का रीजन जस्टिफाइड हो या फिर नहीं हो। तो मतलब अगर रीजन जस्टिफाइड क्यों हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहता है कि सर मेरा ना उसके साथ फाइट चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसके पास लेटर मत दीजिए, हमारा झगड़ा चल रहा है, तो ठीक है। बट अगर मैनेजमेंट कहता है कि आप मत कीजिए, तो फिर ऑडिटर तुम्हें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करो, जैसे कि जीएसटी रिटर्न्स, बिल्स वगैरह, ताकि क्या ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट का रीजन आपकी समझ से परे है, मैनेजमेंट का जो रीजन है वो आपकी समझ से परे है, अनरीजनेबल है, या फिर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा ऑडिट एविडेंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, मैनेजमेंट आपको फालतू के रीजन दे रहा है, या फिर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बावजूद भी आप एविडेंस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? आप सोचना चाहिए कि उसे ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना चाहिए, यानी कि उसे मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट कर देना चाहिए एज पर एस 705। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम नेगेटिव कंफर्मेशन पर। मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा रिलायबल एविडेंस कौन देता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन? नेगेटिव कंफर्मेशन अच्छा एविडेंस नहीं देती, अच्छा एविडेंस तो पॉजिटिव कंफर्मेशन देती है, क्योंकि वहां पर रिप्लाई आता है। तो यानी कि ये मैं कह सकता हूं इट प्रोवाइड लेस परवेसिव, मतलब रिलायबल ऑडिट एविडेंस देन द पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन को हर जगह यूज नहीं करेगा, वो केवल तब यूज करेगा जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होगा वो कैसा होगा? लो होगा। लो होगा मतलब फ्रॉड होने की संभावना जो है वो कम होगी। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर उसे लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब रिलाय किया जा सकता है जिन एविडेंस को जो इंटरनली जनरेट हो रहे हैं। थर्ड, छोटे छोटे अकाउंट बैलेंसेस के लिए, छोटे छोटे स्मॉल बैलेंसेस के लिए। और पिछला एक्सपीरियंस ये बताता है कि एक्सेप्शन रेट बहुत कम होगा, मतलब जो भी मैनेजमेंट की बुक्स में है वही उनकी बुक्स में होता है, एक्सेप्शंस होती नहीं है। ये उसे पिछले ऑडिट एक्सपीरियंस से ज्ञात है सब कुछ ऑडिटर को, तब वो नेगेटिव कंफर्मेशन अप्लाई कर सकता है। फिर फिर कहता है जी सिचुएशन वेयर द रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ जी। ये बात करते हैं उन सिचुएशंस की जब आपके लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जीने और मरने का सवाल बना हुआ है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं कि टोटल डेटर्स हैं 100 करोड़ रुपए के, इनमें से केवल 2 अकाउंट ऐसे हैं जो कि 80 करोड़ रुपए के, केवल 2, और बैलेंस जो है वो 200 अकाउंट ऐसे हैं जो मिलाकर टोटल 20 करोड़ के हैं। अब ये 200 अकाउंट 20 करोड़ के हैं, इनके लिए अगर आप नेगेटिव कंफर्मेशन भी ले लोगे चलेगा, बट ये 2 अकाउंट बड़े क्रूशियल हैं, तो क्योंकि इनके लिए रिप्लाई मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो गए तो फिर हाई
हायर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इन दो अकाउंट के लिए उसे पॉजिटिव कंफर्मेशन ही ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन मंगवाने की कोशिश की बट सामने वाला जवाब देने को तैयार नहीं है, अगर नो रिप्लाई, तो ऑडिटर को चाहिए कि क्या वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। देखो ऑल्टरनेट और फर्दर दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक एविडेंस नहीं मिल रहा तो दूसरा प्रोसीजर अपनाना, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, वहां फर्दर नहीं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर होगा। तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, अगर तो ये परफॉर्म करना पॉसिबल है तो परफॉर्म कर लो, बट अगर परफॉर्म करके भी कोई फायदा नहीं है तो फिर ऐसे 705 के अंदर मॉडिफिकेशन कर दो आप, ठीक है ना। तो वही आइएगा क्या कहता है ये, कहता है वेयर द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड कि रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने देखा कब, तो फिर एंड ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी कोई एविडेंस प्रदान नहीं कर पा रहा है। इफ द ऑडिटर डज नॉट ऑब्टेन सच कंफर्मेशन, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या होगा एज पर एसए 705। तो ये हमारा पूरे का पूरा एसए था, एसए 500 मतलब ऑडिट एविडेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर जिसका नाम है एसए 501, ऑडिट एविडेंस बट फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। इस 501 में एक खास बात है कि ये केवल 3 आइटम्स के लिए बात करता है। पहली बात करता है इन्वेंट्री के लिए, दूसरा बात करता है लिटिगेशन के मामलों में, और तीसरा बात करता है सेगमेंटल रिपोर्टिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री आइटम्स के ऊपर आते हैं। एसए 501 इन्वेंट्री के लिए क्या कहता है, कहता है जी एसए 501 की रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू इन्वेंट्री क्या है। पहली बात, ये एसए 501 तब लगता है जब इन्वेंट्री जो है आपकी बैलेंस शीट में काफी मटेरियल है। ओके, तो फिर ऑडिटर जो है उस इन्वेंट्री के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करेगा, किस लिए, 2 चीजें कंफर्म करने के लिए। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, दोबारा बोलता हूं, पहली चीज एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री एंड दूसरी चीज कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब मैनेजमेंट कहता है कि मेरे पास टोटल चेयर है 1000, नॉर्मल है एकदम 900 और डिफेक्टिव है 100, ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है, टोटल चेयर है 950, यानी कि एग्जिस्टेंस में इशू है, आप कह रहे हो 1000, एक्चुअल में 950 है, और डिफेक्टिव है 250, यानी कि कंडीशन में भी चेंज है, क्योंकि आप कह रहे हो 100 डिफेक्टिव है जबकि 250 डिफेक्टिव है, ऑब्वियसली डिफेक्टिव की वैल्यूएशन कम होगी, ठीक है ना, तो ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट प्रभावित हो जाएगी। हाँ जी, अब ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो वो कंफर्मेशन मतलब इन्वेंट्री के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस तरीके से प्राप्त करता है, तो ये ऐसे कहता है कैसे प्राप्त करेगा, अटेंडेंस करेगा एट द फिजिकल काउंटिंग, यानी कि जिस टाइम काउंटिंग हो रही होगी तो वो वहां मौजूद रहेगा, किस लिए, पहली बात ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, फिर इंस्पेक्शन करने के लिए, और तीसरा री परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करने के लिए टेस्ट प्रोसीजर्स, ठीक है जी। आगे उसके बाद कहता है परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट और नॉट। मतलब देखो जी, आपने तीनों मेथड परफॉर्म कर लिए, तीनों मेथड परफॉर्म करके आपको एग्जिस्टेंस का भी पता लग गया, कंडीशन का भी पता लग गया। अब उसके बेसिस पर आप जरा जो इन्वेंट्री कॉस्ट मैनेजमेंट ने लिखी है वो देख लो, और जो आपके अनुसार आ रही है जरा उसको चेक कर लो, ठीक है ना, तो दोनों को कंपेयर कर लो। तो ये ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री को चेक करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा। हाँ जी, मैंने कहा जी 31 मार्च के जो बैलेंस शीट है उसके अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है। अब क्या ये जरूरी है कि ऑडिटर 31 मार्च को ही जाएगा और जाकर 31 मार्च को ही जाकर इन्वेंट्री काउंटिंग करेगा? कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो सिचुएशन वेयर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट थी 31 मार्च, बट ऑडिटर गया 20 अप्रैल को, किसी वजह से नहीं जा पाया, तो 20 अप्रैल को आपने इन्वेंट्री की काउंटिंग की
उसके बाद 31 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच का आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दीजिए। अब देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ध्यान रहेगा ना। हाँ जी, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दीजिए। वो क्या कि जो इस पीरियड में परचेज हुई है उसे कर दो माइनस, और जो सेल्स हुई है उसे कर दो प्लस, तो आपकी इन्वेंट्री निकल जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है ना। चलिए, तो फिर होगा क्या कि अगर मान लीजिए ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री पे मौजूद नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले दिन, तो ऑडिटर तुम्हें क्या करना चाहिए, फर्दर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस वेदर चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सारी एंट्रियां रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं, ये चेक कर लिया, और फिर उसके बाद उस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर ऑडिटर अनेबल टू अटेंड ए फिजिकल काउंटिंग ड्यू टू द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, मतलब कोई अचानक इमरजेंसी वगैरह आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, ऑडिटर शैल मेक एंड ऑब्जर्व द फिजिकल काउंटिंग ऑन एन ऑल्टरनेट डे, किसी और दिन परफॉर्म कर दो जैसे हमने ऊपर समझा है, और फिर उसके ऊपर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनाए दो, मतलब 2 दिनों के बीच में जो भी 31 मार्च से आगे का और उस डे के बीच के जो भी सेल्स परचेज है उनको प्लस माइनस कर दो, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर किया। बट अगर मैं कह सकता हूं कि कोई चीज ऐसी है, फॉर एग्जांपल गैसेस वगैरह, या फॉर एग्जांपल आर्मी की कश्मीर में पड़ी हुई बॉर्डर पे एलएसी या एलओसी पे पड़ी हुई मशीन गन्स वगैरह, जहां पे इन्वेंट्री काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, आप थोड़े ना मैं वहां मशीन गन जो पाकिस्तान के सामने खड़ी है वहां जाके कहूंगा एक दिन दिखाना बंदूक, पता लगा इतने में गोली आ गई, मैं उड़ गया। फिर तो अगर इन्वेंट्री काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके देखिए, अगर हो पा रहा है, कुछ रिजल्ट निकल पा रहा है तो ठीक, नहीं तो इससे 705 में ऑडिट रिपोर्ट में अपना मेंशन कर दीजिएगा। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है वेयर इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी ऑफ द थर्ड पार्टी। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री किसी ट्रांसपोर्टर के पास पड़ी है, कंजाइनी के पास पड़ी है, किसी और ब्रांच वगैरह में किसी एजेंट वगैरह के पास पड़ी है, तो क्या होगा, अब आप कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगाएंगे। पहला, रिक्वेस्ट कीजिए उस थर्ड पार्टी से कि प्लीज आप हमें इन्वेंट्री काउंट करके बता दीजिए। ठीक है जी। दूसरा, किसी और ऑडिटर को जो कि उस इलाके में है, फॉर एग्जांपल चेन्नई के अंदर है, तो चेन्नई के अंदर ट्रांसपोर्टर बैठा है, आप चेन्नई के ऑडिटर को कहिए कि आपको काउंट करके दे देगा। थर्ड, परफॉर्म द इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, या तो खुद जाइए या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के चेक करने की कोशिश कीजिएगा, बट करना तो पड़ेगा अगर इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी है। ठीक है ना। तो या तो क्या करेंगे आप, थर्ड पार्टी को कहिए, या फिर किसी ऑडिटर को कहिए, या फिर खुद ही कीजिए परफॉर्म इंस्पेक्शन, और या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कीजिएगा। चलिए, तो ये हमने कहा जी स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर होता है ऐसे 501। तो पहली आइटम हमने देख ली इन्वेंट्री। अब सेकंड आ रही है लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब कोर्ट और कचहरियों के एक्सपेंसेस। किसी भी एंटिटी के कोर्ट और कचहरियों के एक्सपेंसेस अगर आप पता लगाना चाहते हो तो 3 तरीके आपके पास पता लगाने के हो सकते हैं। सबसे पहले लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे चले जाओ, एंटिटी की बुक्स में लिटिगेशन एक्सपेंसेस कितने रिकॉर्ड है जरा जाके देख लो। दूसरी बात, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कर लो, और तीसरी बात है जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मिनट्स देख लो, क्योंकि जब भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो फिर बोर्ड के रेजोल्यूशन में कोई बात लिखी होती है, तो उस रेजोल्यूशन में लिखी गई बात को देख लीजिए तो चलेगा। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी। किस तरीके से, पहला इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट। इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट में कैसे आ सकते हैं, देखो जी, किसी भी एंटिटी के पास ना एक इन हाउस लीगल टीम, कुछ एलएलबी हो सकते हैं जो कि एंटिटी के पास ही रहते हों, सुबह से शाम तक उसके एम्प्लॉई हैं, उनसे बात कीजिएगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी एंड कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि एंटिटी और उनके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल यानी कि एडवोकेट के बीच में हुआ है। और थर्ड कीजिएगा, लीगल एक्सपेंसेस को चेक कर लीजिएगा।
कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। हाँ जी, अगर आपको डर है ऑडिटर कि क्लाइंट के ऊपर लीगल एक्सपेंसेस थोड़े खतरनाक हैं, मतलब वो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो कोशिश कीजिएगा एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बातचीत करने की। खतरा किस लेवल का है ये पता करने का। शायद मैनेजमेंट ही नालायक हो और मैनेजमेंट आपको अलाउ ही ना करे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने का। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट आपको मना कर देता है, परमिशन नहीं देता टू कम्युनिकेट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, या फिर आप लीगल काउंसिल से पूछते हो परंतु वो आपकी बात का जवाब नहीं देता, जवाब ही नहीं देता, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इसके कारण ये हुआ है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है ना, ऑडिटर नहीं कर पा रहा, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो द ओनली ऑप्शन इज कि आप ब्रह्मास्त्र निकालिए और एसए 705 के अंदर क्वालिफाई कर दीजिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट को कि भैया मैं क्या करूं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्वालिफिकेशन कर दो या फिर डिस्क्लेमर दे देना, डिपेंड करेगा ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे। नेक्स्ट, तीसरा एलिमेंट मेरे पास आता है सेगमेंटल रिपोर्टिंग। देखो जी, सेगमेंटल रिपोर्टिंग को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक हो सकती है ज्योग्राफिकल वाइज और एक हो सकती है प्रोडक्ट वाइज। अगर मान लीजिए क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाई है वो सेगमेंटल रिपोर्टिंग की है प्रोडक्ट वाइज, तो ऑडिटर का कर्तव्य बनता है तीन चीजें चेक करना। पहला, कि इसने प्रोडक्ट वाइज क्यों की है, पहला ये चीज चेक कर। दूसरा, अगर ये ज्योग्राफिकल वाइज करता तो क्या होता, और तीसरा कंपेयर कर लो कि कौन सा बढ़िया प्रेजेंटेशन होता। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ बाय। पहला, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करो ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन प्रेजेंटिंग द सेगमेंटल इंफॉर्मेशन। एंटिटी ने कौन सा तरीका लगाया और क्यों। दूसरा, क्या यह तरीका सही है, और तीसरा, ऑल्टरनेट मेथड से जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये ऑडिटर तुम्हारा कर्तव्य बनता है सेगमेंटल रिपोर्टिंग के केस में। फिर हम आते हैं जी अगले एस्से की तरफ, जिसका नाम है हमारा एस्से 230। ये क्या कहता है जी, चलिए देखना शुरू करते हैं। चलो जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जो जो घटनाएं ऑडिटर तुम्हारे साथ ऑडिट में हुई हैं उन सब का डॉक्यूमेंट एक तैयार करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में ना सीए इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कॉल्ड एज पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? एक्चुअल में रिसेंटली इतने सारे स्कैम हुए और उन स्कैम में चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो अब सीए इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए जो भी आपने पार्टिकुलर ऑडिट में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है उसे आके कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर मतलब जिसे उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री का उस तरीके के क्लाइंट को ऑडिट करने का एक्सपीरियंस है, वो आएगा, वो चेक करेगा आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, ताकि इंस्टीट्यूट कंफर्ट जोन में आ जाए कि हाँ जी मेरे ऑडिटर ने कुछ गड़बड़ नहीं की, सही किया है। बट ये पीयर रिव्यू हो तो तभी पाएगा ना जब आपने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से बनाया होगा। तो इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले तो नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ये एक एविडेंस का काम करता है। एविडेंस का काम किस चीज का? एविडेंस का काम करता है फॉर द ऑडिटर, और ये कंक्लूजन का एक बेसिस होता है कि जी हाँ जी देखो जी हमने ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्ट था हमने वो अचीव कर लिया है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन देख के पता लग जाएगा कि आपने किस लेवल का काम किया है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर कल को ऑडिटर कहता है कि जी मैंने अपने ऑडिट के ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया है, तो ये बात कहां से पता लगेगी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट को आपने अचीव किया है या नहीं किया, मतलब ऑडिटर ने अचीव किया है या नहीं किया। आगे फिर दूसरी बात, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक एविडेंस है। ये एविडेंस ये बताता है कि ऑडिटर ने
जो प्रोसीजर थे वो प्रॉपर प्लान्ड किए थे एंड प्रोसीजर ढंग से परफॉर्म किए कि नहीं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ढंग से अचीव किया कि नहीं, यानी कि प्रोवाइड एन एविडेंस कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, जिसके बेसिस पे प्रॉपर कंक्लूजन या ओपिनियन वगैरह दिए गए कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, ये तो पहले इनिशियली मेन दो पर्पस थे, कौन कौन से? पहला, ये एक एविडेंस है किस चीज के लिए? ये कंक्लूजन निकालने के लिए कि क्या ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसने ऑडिटर ने ऐसा काम किया है कि नहीं। दूसरा, ये एक एविडेंस है कि जो ऑडिट किया गया वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंड प्रोसीजर्स के साथ किया गया कि नहीं किया गया, इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड द एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट। तो इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पर्पस जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हैं वो कौन कौन से हैं? ये असिस्ट करते हैं एंगेजमेंट टीम को, मतलब एंगेजमेंट टीम जो ऑडिट करने जा रही है उसको असिस्ट करते हैं टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, ताकि वो प्लान एंड परफॉर्म कर सकें, ऑडिट को ढंग से परफॉर्म कर सकें। मतलब जब पिछले ऑडिट टीम ने जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया होगा उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आगे आने वाली टीम्स यूज कर सकती हैं, ठीक है ना। इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो क्लाइंट की जो ऑडिट फर्म की ऊंची परंपराएं हैं क्वालिटी कंट्रोल की, क्या उन ऊंची परंपराओं का पालन हुआ है या नहीं हुआ, इससे ये भी पता लगता है। नेक्स्ट, इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल। हाँ जी, इससे ये भी पता लगता है कि पता लगा अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ है तो हमें पता लग जाएगा कि किस बंदे की गलती है पूरे अकाउंटिंग टीम में, पूरे ये जो हमारी एंगेजमेंट टीम थी इसमें किसने गड़बड़ की है। एंड रिटेनिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैन बी ऑफ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट, मतलब फ्यूचर में गाइडेंस का काम करते हैं आपको कि कैसे कैसे आपने पार्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट करना है या उस इंडस्ट्री का ऑडिट करना है। आएगा कुछ डेफिनेशंस पर आते हैं। डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो मैंने कहा जी वो रिकॉर्ड जो ये बताता है कि कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म्ड हुए, प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या किया होगा, कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए, उसके बाद क्या किया होगा, कौन कौन से कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए। तो प्रोसीजर, उसके बाद एविडेंस, फिर उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। यही तो हुआ जो हमने शुरुआत से समझते आ रहे हैं कि ऑडिट में स्टेप्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट फाइल। जब आप जितना भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, जब आप उस सबको एक फाइल के अंदर कलेक्ट कर लेते हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिसके अंदर सारे के सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे कर देते हो, उस फाइल को अपन लोग ऑडिट फाइल का नाम देते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंस ऑडिटर। एक्सपीरियंस ऑडिटर का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल, चाहे वो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस होगा एंड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होगी। कीवर्ड क्या है? प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस एंड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऑडिट प्रोसेसेस की, कि ऑडिट कैसे परफॉर्म किया जाता है, और एसेज एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि उस पार्टिकुलर एंटिटी पे लगती है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके ऑडिटर ने बैंक ऑडिट किया है तो एक्सपीरियंस ऑडिटर को भी बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि ताकि पता लग सके कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के ऊपर लग रही हैं। फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं एग्जाम्पल ऑफ सम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि कैसा ऑडिट प्रोग्राम आपने कैसे बनाया, हर आइटम के लिए ऑडिट प्रोग्राम आपने कैसे कैसे बनाया, डेटर को आपने कैसे चेक किया, इन्वेंट्री को आपने कैसे चेक किया, ये आपको बताना पड़ेगा। आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से आइटम्स के ऊपर एनालिसिस किया, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया। चेकलिस्ट आपने क्या क्या क्वेश्चन बनाए ताकि आप इंटरनल कंट्रोल की जानकारी प्राप्त कर सकें। इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में हमने पढ़ा है ये। फिर कौन कौन से ऑडिट करते हुए सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे और वहां पे आपने कौन कौन से प्रोफेशनल जजमेंट लगवाए। फिर लेटर ऑफ द कंफर्मेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन, मतलब एंगेजमेंट लेटर जो क्लाइंट के साथ आपका एक्सचेंज हुआ, वो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। फिर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में हुई है, वो भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट मेरा फॉर्म, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रखना है, कंटेंट क्या क्या रखना है उसमें, और एक्सटेंट कितना रखना है।
फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये कहता है इससे कि इतना तो रख लो कि कल को जब एक्सपीरियंस ऑडिटर आए और वो तुम्हारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े तो कम से कम वो ये एनालिसिस, वो ये कंक्लूजन ले पाए कि हाँ जी आपने सभी प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और मतलब कोई भी प्रोसीजर आपने छोड़ा नहीं है। तो कम से कम इस हद तक तो रखो। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज सफिशिएंट टू इनेबल द एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड क्या कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं, उन ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पर कौन कौन से रिजल्ट ऑब्टेन हुए या फिर एविडेंस प्राप्त किए गए, और कौन कौन से कंक्लूजन उस एविडेंस, इस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर आप निकाल पा रहे हैं, क्या ऑडिटर ने भी ये निकाले कि नहीं। ठीक है ना, ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर इस लाइक समझ सके कि आपने कितना काम किया है, वो जान सके। आगे, इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर शैल रिकॉर्ड। हाँ जी, जब ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, तो ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखेगा वो। पहली बात, किसने कौन सा काम परफॉर्म किया और किस दिन किया। दूसरा, उसके द्वारा किए गए काम को किसने रिव्यू किया और कब किया। तीसरा, वो सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ उठाए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस, लिटिगेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। आगे फिर नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड, किस मुद्दे पर आपकी बहस हुई, किस मुद्दे पर बहस हुई, इसके अंदर ये भी आएगा। मतलब जब डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट आएगा एंड टीसीडब्ल्यूजी आएगा तो उसके में क्या आएगा, क्या नेचर था, मतलब किस प्रकार का सिग्निफिकेंट मैटर था और किससे आपने डिस्कशन की और क्या डिस्कशन की। तो ये आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पार्ट बनाना पड़ेगा। फिर कहता है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सिग्निफिकेंट मैटर। अब केवल सिग्निफिकेंट मैटर की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऊपर सबकी बात हुई थी, नीचे केवल सिग्निफिकेंट मैटर की बात हो रही है। हाँ जी, अब कहता है यहां पर ऐसे कहता है कि जब भी सिग्निफिकेंट मैटर की बात आएगी तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर काम कर रहेगा। वो क्या, कि किस हद तक, किस फॉर्म, किस कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप करोगे, ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल का प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर ने उस मामले में एक्सरसाइज किया है। फॉर एग्जांपल एनपीए, बैंक ऑडिट करते हुए एनपीए का मैटर आया, तो आपके अनुसार पे कौन से क्लाइंट ऐसे हैं जो प्रोफेशनल जजमेंट के अनुसार पे जहां पर रिकवरी हो ही नहीं सकती, कहां पर रिकवरी हो सकती है, तो ऑडिटर ने कौन सा प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज किया, कैसे एक्सरसाइज किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया तो आपको पता लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट कहता है हम चलते रहेंगे, ऑडिटर कहता है भाई साहब गोइंग कंसर्न पे डाउट है। ठीक है ना, तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है जिसका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर जब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए तो फिर क्या हुआ, आपको अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही रिवाइज करना पड़ गया। शुरुआत में मैनेजमेंट से डिस्कशन जब आपने की थी तो उन्होंने कहा था 315 के अंदर जब इंक्वायरी हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है। ओके, फिर उसके बाद 330 के अंदर आपने जब टेस्टिंग की, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, तो आपको पता लगा इंटरनल कंट्रोल तो है ही नहीं, तो क्या आपको सारा प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। यस, तो ये भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात। थर्ड, हाँ जी, सम एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर में थर्ड, द सर्कमस्टेंस जस्ट कॉज द ऑडिटर अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम पहुंचाई ऑडिटर को। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मैनेजमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम की मैनेजमेंट ने यहां पर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म्स कंटेंट एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन किन बातों पर प्रभावित करेगा, मतलब कितना डॉक्यूमेंट करना है वो किन किन बातों पर प्रभावित होगा। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एंटिटी, जितनी बड़ा एंटिटी होगी उतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे उसके उतने ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, इंटरनल कंट्रोल वीक है
तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा होगा, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा तो मतलब ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा। नेक्स्ट, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, फॉर एग्जांपल कितना एनालिसिस प्रोसेस आपने यूज किया है, कितना सैंपलिंग डेटा, किस तरीके से आपने सैंपलिंग डेटा यूज किया, कौन सा मेथड ऑफ सैंपलिंग यूज किया है। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस कितनी आइडेंटिफाई की गई हैं, आपका बैलेंस और क्लाइंट का बैलेंस कब कब नहीं मिल रहा है। फिर तो क्योंकि उसी के बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का भी डॉक्यूमेंटेशन होगा ना। फिर आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, मतलब अगर ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस, मतलब कैसे एविडेंस मिले हैं, अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले, एक्सेप्शनल वाले, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जब इन सारे के सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर असेंबली कर दी जाती है एक फाइल के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। कब तक ये असेंबली हो जानी चाहिए, ये ऐसे कहता है कि 60 डेज के अंदर, यानी कि 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट ये सारी असेंबली हो जानी चाहिए, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारी असेंबली हो जानी चाहिए। ठीक है जी, आगे फिर कहता है जी कंप्लीशन ऑफ द असेंबली, ये जो आप असेंबली कर रहे हो, सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशन को फाइल में समेट रहे हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। यानी कि असेंबली करते हुए ना आप कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने नहीं बैठ जाओगे, आप केवल आप असेंबली कर रहे हो, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो, मतलब उनके अंदर वो धागा घुसा रहे हो और उसको फाइल बना रहे हो, बस इसका बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है ना, चले तो फिर आफ्टर द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्या इस फाइल को डिलीट कर देगा ना, 7 साल तक ऑडिटर तुम्हें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को 7 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट अपने पास संभाल के रखना है, संजो के रखना है। ठीक है जी, आगे इवन दो आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, बट दे शुड बी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ओनली, ध्यान रखना। कैसे, फॉर एग्जांपल 17 जनवरी को आपको एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव हुआ था सामने वाली थर्ड पार्टी से। फिर 19 जनवरी को एक और लेटर आया, उसने कहा सॉरी सर हमसे गलती हो गई थी, 17 जन का लेटर गलत था, ये हमारा लेटर है 19 जन का, ये है एक्चुअल में फिगर। तो 17 जन का आप अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन हटा सकते हो क्योंकि 19 जन के लेटर ने उसे सुपरसीड कर दिया है। नेक्स्ट, documenting the audit evidence which the auditor obtained, discussed and agreed with the engagement team before the date of the audit report, यानी कि कोई भी ऐसा ऑडिट एविडेंस जो कि ऑडिटर ने डिस्कस कर चुका है एंगेजमेंट टीम के साथ में और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आप चाहो तो उसे अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहां पर आप चेंजेस कर सकते हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ध्यान रखना SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 ये कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ऑडिट की मेहनत का, ऑडिटर की मेहनत का परिणाम है, तो वो किसकी ओनरशिप में रहेगा, ऑडिटर की ओनरशिप में रहेगा। क्या ऑडिटर को मजबूर किया जा सकता है कि आप वो किसी के साथ शेयर करे, बिल्कुल भी नहीं। SA 200 भी कहता है ऑडिटर नीड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर रिलेटिंग टू हिज क्लाइंट टू एनी थर्ड पार्टी, बट कई जगह पर उसे कहा जा सकता है कि शेयर करो, कब, पहला परमिटेड बाय द क्लाइंट, अगर क्लाइंट कहे कि मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को शेयर कर दो, कब, फॉर एग्जांपल नए ऑडिटर को, तो कर सकते हो। दूसरा, लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज, फॉर एग्जांपल आपका पीयर रिव्यू चल रहा है, जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस ऑडिटर आया है। थर्ड, क्लाइंट हैव नो राइट टू एक्सेस द वर्किंग पेपर, ध्यान रखना राइट नहीं है, आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हो, परंतु डिपेंड करेगा ऑडिटर के डिस्क्रिप्शन पे कि वो आपके रिक्वेस्ट को माने या ना माने। फिर उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट आता है यहाँ कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, मतलब आपने पूरे मिशन का जो आपने परफॉर्म किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उस पूरे के पूरे मिशन को जब आप एक समरी के रूप में बांट देते हो तो उसे कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। इसका फायदा क्या होता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये आपके ऑप्शन पर है, बट इसका फायदा क्या होता है, समरी पढ़कर अगर पहले पेज पे ही मुझे समरी मिल जाए तो मैं अब क्लाइंट के बारे में ना एक रूपरेखा बना लूंगा कि हाँ जी क्लाइंट किस तरीके का है, तो उससे ये फायदा मिलता है। मतलब इट में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ने वाले को पीयर रिव्यू करते हुए एकदम पता लग जाता है कि क्या क्या किया होगा, एंड इट में असेस द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर, और कौन कौन सी परेशानियां मेन आई वो भी आपने उसके अंदर डाल दी, पिन पॉइंट कर दी हैं, तो पता लग जाएगा डिटेल में जाकर अब क्या पता लगने वाला है पढ़ने वाले को। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट 1 था ऑडिट
एविडेंस का। ऐसे ही लास्ट पार्ट के साथ मिलेंगे और ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंस आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।